जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रेस करती है तो उस टाइम पर अलग अलग स्टेजेस पर जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। आइए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स। लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर इशू। See, when shares are issued for cash, accounting entries are passed in steps. अलग अलग स्टेप्स में हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। शेयर इशू करेंगे हम तो उसकी कुछ स्टेजेस बना लेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल शेयर है 100 रुपीज का, ठीक। ये 100 रुपीज हमें एक शेयर के हैं प्राइस। हम इसको इकट्ठे न मंगाकर हम इसको अलग अलग स्टेप्स में मंगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप हमने बना दी जिसको हम बोलेंगे, जिसमें हम मंगाएंगे 30 रुपीज, ठीक है। 30 रुपीज हमने फर्स्ट स्टेप में मंगाया। सेकेंड स्टेप हमारी हो जाएगी जिसमें हम 50 रुपीज मंगा रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 30 प्लस 50 80 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हो जाएगी हमारी जिसमें हम मंगाएंगे बाकी के बचे हुए, इट मीन्स 20 रुपीज। तो यहाँ पे हम 3 स्टेजेस में इस 100 रुपीज को कॉल करने वाले पब्लिक से, राइट। सो when share are issued for cash, accounting entries are passed in steps because we are calling money in steps. Okay? अब ये जो steps हैं इनके कुछ नाम होंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इसका नाम है एप्लीकेशन। What is the meaning of application here? Actually इसको शेयर कैपिटल को रेस करने का एक तरीका होता है। उसके थ्रू कैसे करेगी कंपनी? देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को, मान लो ये 100 रुपीज है, इसको मंगाने के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है, ठीक है। तो पब्लिक के पास एक ऑफर लेटर जाता है, एक प्रोस्पेक्टस जाता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड उसकी प्रॉफिट कंडीशन और एवरीथिंग व्हाटएवर अबाउट कंपनीज इट विल डिक्लेयर इन दैट पेपर। उसमें रहता है, वो एक तरीका एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके थ्रू पब्लिक को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ उस प्रोस्पेक्टस को देखकर उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको पब्लिक फिल करके साथ में ये एप्लीकेशन मनी अपने उसमें डालकर कंपनी के पास भेज देते हैं, जिससे कि कंपनी को ये एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है। इससे कंपनी को ये समझ में आता है कि इतने लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव्ड होती है, तो इसके रिसीव्ड होने की एंट्री हमें करनी होगी, ओके। रिसीव्ड होने की एंट्री में क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल मतलब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कर रहे हैं, तो मनी रिसीव्ड करना इट मींस हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ना, कंपनी के बैंक का बैलेंस बढ़ना, ठीक है। कंपनी की एसेट बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, राइट। तो बैंक विल बी डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या होगा, जब वो इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है ना। तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट। अब हाउ मच अमाउंट वी विल राइट हियर, देखो 100 रुपीज का एक शेयर था, 30 रुपीज हमने उसके कॉल किए हैं एप्लीकेशन के, ठीक। अब एप्लीकेशन पे 30 रुपीज आएंगे, कितने शेयर्स के लिए आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे पास शेयर्स है 1000, राइट। 1000 शेयर्स हैं, दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। अब ये 1000 शेयर्स का हमें कितना मिला? 30 रुपीज। आई एम राइटिंग हियर 1000 रुपीज, हमें 1000 शेयर्स हैं और हमें कितना मिल रहा है? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। तो वी विल मल्टीप्लाइड इट बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 शेयर इज फॉर 30 रुपीज, तो 1000 के लिए हमें कितनी एप्लीकेशन मनी मिल गई? 30,000, ओके। सो 30,000 इज द एप्लीकेशन मनी, वी विल राइट हियर 30,000, राइट। ये एप्लीकेशन मनी मिली है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज मिला किसके थ्रू है? एप्लीकेशन के रूप में, तो हम यहाँ एप्लीकेशन के रूप में इसको क्रेडिट कर देंगे, ओके। अब नाउ ये एप्लीकेशन मनी कहाँ जानी चाहिए? ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या है? हमारी शेयर कैपिटल है। तो टोटल शेयर कैपिटल में 30 रुपीज शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। कैसे करेंगे? ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सेकेंड नंबर हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ये जो क्रेडिट क्या था इसको डेबिट कर दो, ठीक है। और किस में करोगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में चला गया। तो ये 30,000 हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो गए शेयर कैपिटल अकाउंट में, ओके।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी, जैसे ही हमने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, हमने उन शेयर होल्डर्स को एक लेटर अपनी तरफ से भेजेगी अब कंपनी, जो कि होगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर इट मींस कंपनी अभी एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने भी कि भाई ठीक है आप लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए हो। नाउ यू हैव टू पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विच इज अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी के साथ आपको अब हम अलॉटमेंट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू पहले दिखाया जाएगा, ड्यू दिखाएंगे, फिर पब्लिक से वो अमाउंट रिसीव्ड किया जाएगा। ठीक है, सो ड्यू की एंट्री क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिकॉज यहाँ पे अभी अलॉटमेंट ड्यू दिखा रहे हैं, रिसीव्ड नहीं हुआ है, रिसीव्ड होगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, अभी ड्यू है इसलिए हमने अलॉटमेंट को ड्यू दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया। ओके, अब ये किसके थ्रू ड्यू हो रहा है, शेयर कैपिटल के थ्रू, है ना। एंड जैसे ही अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारे पास कैश आ जाएगा तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये शेयर अलॉटमेंट वहां डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो गया। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एंट्री हमने की थी ना, जस्ट उसकी अपोजिट एंट्री है। वहां बैंक डेबिट हुआ था टू शेयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाली एंट्री एंड में हो रही है, जस्ट अपोजिट एंट्री विल बी देयर, बिकॉज यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू होगा फिर हम ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड हो जाता है अमाउंट और फिर हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, अब ये वाली प्रोसेस हमें समझ में आ गई। अलॉटमेंट कैसे किया, अलॉटमेंट पे एंट्री हो गई, अलॉटमेंट ड्यू देन अलॉटमेंट रिसीव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, यही अगर हमें अदर कॉल्स वगैरह रहेंगी ना, उसमें भी हमें यही एंट्री करनी है। एक बार मैं फिगर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अलॉटमेंट मनी हमने कितनी लेनी थी, ये सेकेंड स्टेज अगर हम बना देते हैं, दिस इज फॉर अलॉटमेंट। ओके, ये है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट में हमें चाहिए 50 रुपीज। नाउ अब हम यहाँ पे किससे इंटू करेंगे, 50 से इंटू करेंगे इसको। ठीक है, 1000 को हम किससे इंटू करने वाले हैं, 50 से इंटू करेंगे, राइट। So 50 multiplied by 1000, तो amount will be here 50,000. Okay, अब इस 50,000 की हम एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000 टू शेयर कैपिटल 50,000। डुअल एस्पेक्ट हमको हर चीज दो जगह लिखनी है। नाउ अब ये रिसीव्ड हुई, जैसे ही ये रिसीव्ड होगी बाय पब्लिक तो हम इसके रिसीव्ड की एंट्री दिखाएंगे। पब्लिक ने हमें 50,000 सेंड कर दिए अलॉटमेंट मनी के, राइट, तो हम इसको अलॉटमेंट मनी को रिसीव्ड कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब कितना अमाउंट बच गया था वो हम नेक्स्ट कॉल पे कर देंगे। वो अमाउंट था हमारा, देखो 20 रुपीज। इसको हम मान ले कि ये है फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये बचा हुआ अमाउंट हम फर्स्ट कॉल पे मंगा सकते हैं। क्लियर, 30 हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, 50 हमने अलॉटमेंट पे ले लिया एंड 20 हमने फर्स्ट कॉल पे लिया है। अब 20 इंटू 1000 शेयर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। ये 20,000 हम यहाँ लिखेंगे तो उसकी नेक्स्ट एंट्री हमारी सेम टू सेम होगी, इसीलिए लिखा है ऑन कॉस्ट ड्यू एंड रिसीव्ड सेम प्रोसेस एज अलॉटमेंट। जो आपने अलॉटमेंट में प्रोसेस की वही रहेगी। आप यहाँ लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल, देखो फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है ना, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी 20,000। ओके, रेस्ट अमाउंट हम यहाँ लिख रहे हैं टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट 20,000। नरेशन विल बी देयर, अलॉट फर्स्ट कॉल ड्यू। नरेशन क्या होगा इसका, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंड जब ये ड्यू रिसीव्ड हो जाएगी तो हम इसकी एंट्री ये वाली करेंगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 तो किस वजह से आया, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट आया। अब हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉल, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाउ ओके, सो इन दिस वे
क्लियर? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, अगर मान लो सेकेंड कॉल भी होती है, हो सकता है कि हम यहाँ पे 10,000 ही मंगाए, 10,000 और नेक्स्ट कॉल पे मंगाए, तो अगेन वी विल रिपीट द सेम एंट्री। हम वहां लिख देंगे शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, इस टाइप से आप कॉल्स बढ़ा सकते हो। सो दीज आर दी जर्नल एंट्रीज। ओके, नाउ कॉल्स इन एरियर्स। अब इस चैप्टर में आप ये वर्ड भी समझोगे, ये वर्ड भी देखोगे कि ये कॉल्स इन एरियर्स क्या है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है लेना बाकी है, बच गया है लेना। ओके, सो व्हेन अ शेयर होल्डर डजंट पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स। अब अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने किसी कॉल पे पेमेंट नहीं किया, वो अमाउंट लेना रह गया, बाकी बच गया, कब कब हो सकता है वो? अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है। देखो, एप्लीकेशन पे तो होगा नहीं, एप्लीकेशन पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब एप्लीकेशन आएगी ही नहीं तो हम उनको शेयर इश्यू ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये होगा अलॉटमेंट पे, जब आप एप्लीकेशन रिसीव्ड करने के बाद शेयर अलॉट करोगे, उस टाइम जो अलॉटमेंट मनी मंगा रहे हो अगर वो नहीं सेंड की किसी शेयर होल्डर ने, या फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर ने किसी ने शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे होगी आपकी कॉल्स इन एरियर्स। द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। ओके, शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, उसमें एक तरह का डिडक्शन शो करेगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे वो भी देखो। देखो, मान लो कि अभी हमने क्या किया, 1000 रुपीज मंगाए। ठीक है, 1000 रुपीज हमने मंगाए थे एक शेयर होल्डर से, उसने क्या किया, 900 रुपीज पे कर दिए, 100 रुपीज उसने पे नहीं किए, तो वो 100 रुपीज जो ड्यू अमाउंट है वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो अगर मान लो कॉल्स इन एरियर्स है तो ये एक तरह का क्या है, डिडक्शन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। ठीक, तो जितना अमाउंट मिल गया उसकी एंट्री तो हमने कर ली, बाकी के लिए हम इसको अनपेड में दिखाएंगे। क्लियर? नाउ कॉल्स इन एडवांस, जैसे अभी कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, मतलब लेना बाकी रह गया था, वैसे ही हो सकता है कभी कभी इसका अपोजिट हो जाए, कॉल्स इन एडवांस हो जाए, मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पहले ही मिल जाए। तो उसको भी कैसे नोट करेंगे, सी व्हेन अ शेयर होल्डर्स पे मनी इन एडवांस बिफोर द कंपनी हैज कॉल्ड फॉर इट। मतलब हमने कॉल ही नहीं किया और सामने वाले ने हमें इकट्ठा पेमेंट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। जनरली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कंपनी के थ्रू, क्यों? बिकॉज इसमें कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस। इस टाइप के एडवांस पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कंपनी को अगर नीड नहीं है तो वो अननेसेसरीली इंटरेस्ट पे करने में फेवर नहीं रखेगी। ओके, बट अगर कंपनी चाहती है और कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये पहले से लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो देन दे कैन टेक एडवांस। ओके, अदरवाइज नो। सो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 रुपीज लेने थे, 100 रुपीज की हमने इंस्टॉलमेंट बनाई हुई थी 20, 50 एंड 30। अब किसी एक शेयर होल्डर ने ये पूरा अमाउंट इकट्ठा ही दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर ही, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गिवन टोटल 80 रुपीज हियर, मतलब 20 तो एप्लीकेशन पे आया, 50 प्लस 30 मीन्स 80 रुपीज उसने कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया। फर्स्ट कॉल पे देना था, वेट नहीं किया, उसके पहले ही दे दिया। ठीक है, सो दिस मनी इज नोन एज एडवांस। ये एडवांस मनी कहलाएगी जो कि हमें टाइम के पहले मिल गई। अब इट्स ऑन अवर विश दैट वी वांट टू टेक इट और नॉट, बिकॉज हमको क्या करना होगा, वी हैव टू पे टैक्स, वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस। ठीक है, तो अगर हम लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज हम इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन इट मीन्स ये वो कंडीशन होती है जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, ऑथराइज कैपिटल में से हम कुछ शेयर्स इश्यूड करते हैं, वो इश्यूड कैपिटल कहलाती है। उस इश्यूड कैपिटल पे जब पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है और पब्लिक उसको लेने के लिए ऑफर करती है, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब कभी कभी क्या होता है, गुडविल कंपनी की इतनी अच्छी होती है या कंपनी प्रॉफिटेबल लगती है पब्लिक को, तो पब्लिक क्या करती है, जितनी इश्यूड कैपिटल है उससे ज्यादा के लिए लोगों के ऑफर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इश्यूड कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल सपोज हमारी है 10,000,
ठीक है। 10,000 इश्यूड कैपिटल थी, हमने इश्यू किया 10,000 शेयर्स 10,000 रुपीज के लिए, ठीक है, मतलब 10,000 शेयर्स इश्यूड कर लिए, राइट। 10,000 शेयर्स हमने इश्यूड किए हैं पब्लिक को। अब क्या हुआ कि पब्लिक ने गुडविल देखी कंपनी की, और कंपनी की गुडविल के उस पे बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 15,000 शेयर्स के लिए ऑफर आया पब्लिक की तरफ से, राइट। तो वी कैन से दिस इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ बिकॉज लिमिट ही हमारी 10,000 की है ना। अब उससे ज्यादा जितनी इशूड कैपिटल है उससे ज्यादा का तो हम सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते, तो दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। When application received are more than the share offered, company can, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। ऑफर तो बहुत ज्यादा का मिल गया है ना, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिजेक्ट एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस, रिफंड मनी, हम इनको रिजेक्ट कर दें और मनी रिटर्न कर दें। कितने लोगों को हमें रिफंड करना होगा, सी 10,000 चाहिए थे, 15 का सब्सक्रिप्शन आया, 15 माइनस 10 किया तो 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, राइट। एक तो ये तरीका हुआ, वी कैन रिफंड देम, एंड अदरवाइज वी कैन डू वन मोर थिंग, अलॉट शेयर्स ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। हम प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर देते हैं। अलॉट कर देना इट मीन्स हम इनको शेयर्स अलॉट तो कर देंगे, बाकी इनकी जो मनी है एक्स्ट्रा वाली वो हम इनकी अलॉटमेंट और उधर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे एडजस्ट करते जाएंगे। तो इस टाइप से ये हो गया अलॉटमेंट on over subscription, right? Now over subscription का opposite हो जाएगा under subscription. Under subscription is not the favorable condition for the company, क्योंकि यहाँ पे subscription हुआ ही कम के लिए है। हमें तो चाहिए थी 10,000 शेयर्स, बट हमारे लिए ऑफर आया सिर्फ 5,000 या 9,000 इसी टाइप से, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी वेल नोन नहीं है, न्यू कंपनी है, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से कंपनी को प्रॉपर ऑफर नहीं मिलता। When applications received are less than the shares offered, if subscription is at least 90% of issued capital, देखो जितनी issued capital है उसका अगर 90% तो सब्सक्रिप्शन मिल गया तब तो ठीक है, वो issued वैलिड है, चलेगा, आप उतने कम अमाउंट में काम चला लेना। मीन्स 10,000 शेयर्स हमने इश्यू किए थे, ओके, और हमें ऑफर कितने के लिए मिल गया, हमें 9,000 के लिए ऑफर मिल गया, ठीक है, 9,000 शेयर्स के लिए ऑफर मिल गया। अब ये 10,000 का 90% हो रहा है क्या, अगर ये 90% हो रहा है तब तो आपकी कंपनी एग्जिस्ट होगी, कंपनी चलेगी। लेकिन अगर इससे कम है, ठीक है, मतलब आपको 7,000 8,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है, तो इस टाइम में क्या हुआ, 90% से कम हो रहा है, इट मीन्स कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। लेस इशू मस्ट बी कैंसल्ड एंड मनी रिफंडेड। मनी रिफंड कर दो, जिनकी भी आ गई है, इनकी 8,000 की भी एप्लीकेशन आई है, इनको भी रिफंड कर दो, बिकॉज आप कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि आपको 90% नहीं इशूड हो जाए, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाए आपकी इशूड कैपिटल का, ठीक है। जितनी इशूड कैपिटल है उसका 90% सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो ही कंपनी स्टार्ट होगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जितनी एप्लीकेशन आई है उनको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे और कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सो दिस इज अबाउट शेयर कैपिटल्स। नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, अभी हमने डिस्कस किए थे, इनको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे सेल करें। शेयर्स इशूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करना, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसको क्या करेंगे हम, इट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, एंड दिस इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी यूज करती है कुछ स्पेसिफिक पर्पस में ही यूज करेगी, है ना, कुछ स्पेशल वर्क होंगे जिसके काम जिसमें ये यूज किए जाएंगे एज पर द लॉ, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके होंगे हमारे लीगल मीन्स लीगल टर्म्स जब हम अपनी मेंशन करेंगे उसमें जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इशूइंग बोनस शेयर, हो सकता है हमें बोनस शेयर्स इशू करने पड़े, तब हम इस कैपिटल को मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम को हम वहाँ पे यूज करेंगे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो हम स्टार्टिंग में, कंपनी के स्टार्टिंग के टाइम पे लमसम अमाउंट में कर देते हैं, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए, इनका बैलेंस्ड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो कंडीशन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पेमेंट मांग लेते हैं, मींस कैपिटल रिटर्न मांग लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसमें से हम इनको पे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें अपनी कैपिटल कम नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सिमिलरली इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है? सो डिस्काउंट पे इशू करना मतलब लेस देन फेस वैल्यू। वैसे तो ये कंसिडर नहीं है, बट कुछ कंडीशन में आप कर भी सकते हो। देखो एग्जाम्पल क्या है, फेस वैल्यू सपोज 100 रुपीज है, आपने इशू किया 90 रुपीज पे, मीन्स डिस्काउंट पे किया, ठीक है। इट इज नॉट अलाउड, ये वैसे तो अलाउड नहीं है, बट एक्सेप्ट इन केसेस लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आप कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? देखो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी तब इशू करती है जब उसको अपने इंटरनल मैटर में इसको इशू करना पड़ता है। इंटरनल मैटर इट मींस जब वो अपने एम्प्लॉइज के काम से खुश होकर उनको अपना पार्टनर बनाना चाहती है, उनको कंपनी का ऑनर बनाना चाहती है एम्प्लॉइज को, तो वो ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है जिसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। उनको प्रमोशन देने के लिए, उनको बोनस देने के लिए, उनको उनके काम के रिवॉर्ड के बदले में अगर कंपनी चाहती है, या कंपनी अपने रिलेटिव्स के लिए चाहती है, या कंपनी अपने ही मेंबर्स के लिए चाहती है कि उनको प्रमोट किया जाए उनकी सर्विसेज के बदले में, तो वहां कंपनी रिवॉर्ड के रूप में इनको इशू करती है। दिस नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये आउटसाइडर को नहीं दिए जाते। ओके, नाउ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया वो ये था कि अगर शेयर्स कैश के बदले में इश्यू होते हैं तो, ठीक है। अब अदर देन कैश अगर होगा तो हमारी एंट्रीज कैसे होनी चाहिए? अदर देन कैश में क्या हो सकता है? समटाइम्स कंपनी इशू शेयर्स टू पे फॉर परचेस ऑफ एसेट और सर्विसेज। कंपनी क्या कर सकती है? एसेट या सर्विसेज भी परचेस कर सकती है शेयर्स के बदले में। एग्जाम्पल, इशू ऑफ शेयर्स टू अ वेंडर फॉर परचेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, मान लो किसी वेंडर से हमने मशीनरी परचेस करनी थी, हमने उसको बदले में कैश ना दे के हमने शेयर्स दे दिए कंपनी के, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो रेडी बिकॉज उसको भी क्या हुआ, शेयर्स मिल गए कंपनी के, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गया एक तरीके से और उसको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें मींस इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने क्या किया? परचेस की मशीनरी इन प्लेस ऑफ शेयर्स। ओके, सो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट आ रही है फर्म में, कंपनी में, तो हम उसको डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे पास से शेयर्स गए है ना, और हमारे पास क्या आई? मशीन आई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दिस इज द एंट्री। अगर इसी के बदले कैश आता तो हम यहाँ लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे पास बैंक में बैलेंस नहीं आ रहा बल्कि मशीन आई है, तो हमने मशीन को डेबिट कर दिया। तो एंट्री वही थी, बस आपने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ मशीनरी यू हैव यूज्ड योर बैंक अकाउंट ओनली। ओके, सो दिस इज द एंट्री। नाउ वन मोर कंडीशन विल बी हियर, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली फॉरफीचर्स का मतलब ही होता है वापस ले लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इफ अ शेयर होल्डर डजंट पे ड्यू मनी, अगर किसी शेयर होल्डर ने ड्यू मनी बार बार रिमाइंडर के बाद भी वापस नहीं की, ठीक है, इवन आफ्टर रिमाइंडर्स द कंपनी कैन फॉरफिट और कैंसिल दो शेयर्स। यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ये कब होता है? जैसे अभी हमने देखा था कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर इट मींस कुछ शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने किसी कॉल का पेमेंट नहीं किया था, वो ड्यू था, ठीक है। अब बार बार रिमाइंडर के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ऐसे शेयर्स को क्या करेंगे? कैंसिल मानेंगे, ठीक। और उनका जितना अमाउंट आ गया वो तो हमने रख लिया, वो हम रिफंड नहीं करेंगे, बाकी के लिए हम उनको री इश्यू करेंगे फिर, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? फॉरफिट कर लेंगे हम उन शेयर्स को,
अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर इज नॉट रिफंडेबल। ओके, जितना वो पे कर चुके वो रिफंड नहीं होगा, जो उन्होंने पे नहीं किया उसके लिए उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब इन फ्यूचर अब वो हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसकी एंट्री में इस तरीके से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमें कितना लेना था, 100 रुपीज एक शेयर का लेना था। ओके, पर शेयर 100 रुपीज। अब एक शेयर होल्डर थे, मान लो कि शेयर होल्डर ए, एंड इन्होंने 1000 शेयर्स हमसे लिए हुए थे। 1000 शेयर्स 100 रुपीज ईच, तो कितने के शेयर्स हो गए इनके पास में, अमाउंट कितना हो गया? ओके, मीन्स 1 लाख रुपीज इनको पे करने थे टोटल, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट इन्होंने एप्लीकेशन मनी तो सेंड कर दी। एप्लीकेशन मनी थी 20 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी थी 30 रुपीज, वो भी पे कर दी। देन उसके बाद में बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 50 रुपीज। ये इनको फर्स्ट कॉल पे देना था, ठीक। 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। अब इन्होंने क्या किया, ए ने एप्लीकेशन मनी सेंड की, अलॉटमेंट मनी भी सेंड की, बट ये फर्स्ट कॉल मनी सेंड नहीं किया है। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? अब देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी इनसे लेना, ये 1 लाख रुपीज। हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख रुपीज। ओके, इसमें से इन्होंने कितना हमें नहीं दिया वो आप देखो, वो लिखेंगे हम 2 कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कितना लेना बाकी है, ठीक है। लेना बाकी हमें इनसे कितना है, 50 रुपीज इन्होंने पे नहीं किया, तो 50 इंटू 1000 होता है 50,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000, ठीक है। अब इन्होंने पेमेंट कितना किया था, वो पेमेंट जो किया था वो यहाँ पे आ जाएगा ये 50,000 यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में, क्योंकि इतना इन्होंने नहीं दिया है। दिया कितना है इन्होंने, वो आ जाएगा इनका फॉरफिटेड शेयर्स में। तो इन्होंने देखो 20 + 30 दे दिया था, वो हम यहाँ लिख देंगे 50 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। जितना आ गया वो यहाँ, दिस इज वी रिसीव्ड ऑलरेडी, इसको हम लिख भी सकते हैं रिसीव्ड, एंड दिस इज अनपेड मतलब नॉट रिसीव्ड, ये हमने नहीं लिया, ये ले नहीं पाया, ठीक है। दिस इज नॉट रिसीव्ड, क्लियर। एंड टोटल शेयर कैपिटल हो गई 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 मिला नहीं, 50 मिल गया था, बट अब ये क्या हो गया, शेयर फॉरफिटेड हो गया, तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्लियर। रीइश्यू इट मींस forfeited shares can be reissued by the company at par it means on face value, ठीक है। जितने का शेयर था उतने में ही रीइश्यू कर दिया। एट प्रीमियम मींस ज्यादा में कर दिया, 10 रुपीज ज्यादा, और इवन डिस्काउंट मींस कम। अब देखो कम कितना कर सकती हैं, वैसे तो आप 90 में, 80 में, 70 में, 60 में कर दो, 50 में भी कर सकते हो। वाई इन 50? बिकॉज देखो हमने कितना नहीं ले पाए थे, हम ये 50,000 नहीं ले पाए थे, है ना, मतलब कि 50 रुपीज हमें नहीं मिला था, तो हम इतने तक का ही डिस्काउंट देंगे जितना हमें ऑलरेडी मिल चुका है। 50 ऑलरेडी मिल गया, उतने का ही आप डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी आपको पहले मिल ही चुका था उस शेयर से, आपको सिर्फ 50 रुपीज नहीं मिला था, है ना। तो आप क्या करोगे, 50 रुपीज जो ऑलरेडी मिल गया था उतने तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो यहाँ पे ये शेयर्स रीइश्यू करते टाइम डिस्काउंट पे भी रीइश्यू हो जाते हैं, बट डिस्काउंट आप कितना दोगे, जितना आप ऑलरेडी रिसीव्ड कर चुके हो, राइट। उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। सो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दैट शेयर, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इफ एनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जैसे रीइश्यू के टाइम पे भी जो प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ये हम कहाँ पे ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। सो आई होप इट इज क्लियर। इस तरह इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल का रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली मेंटेन करना पॉसिबल होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। थैंक यू।